एक काम में डूबी हुई खड़ूस बॉस से टकराता है एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का जिसे उसके नीचे काम करना पड़ता है। उनकी पहली मुलाकात एक चुराई हुई टैक्सी के साथ हुई और दूसरी ऑफिस में उसका पहला भयानक दिन। अब उसके पास 3 महीने हैं उसे जीतने और एकदम सही इवैल्यूएशन पाने के लिए, वरना उसे अपनी विरासत खोनी पड़ेगी। उसकी पागलपन भरी योजना है बॉस को सिड्यूस करना। क्या ये क्योटिक जोड़ी कॉर्पोरेट जंगल में टिक पाएगी या उनकी ऑफिस की जंग किसी और रिश्ते में बदल जाएगी? जानने के लिए अभी देखें। अगले एपिसोड के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दृश्य एक आधुनिक ऑफिस बिल्डिंग में शुरू होता है। एग्जीक्यूटिव्स घबराए हुए हैं। एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट खतरे में है और जिस सपोर्ट स्टाफ का वादा किया गया था वो 30 मिनट से ज़्यादा लेट है। उन्हें अभी सबसे अच्छा एम्प्लॉय चाहिए। कौन है वो? किसी ने पूछा। वो है मिस इन्होआ, एक जूनियर एम्प्लॉय ने जवाब दिया। बाकी सब हैरान दिखे। उन्होंने बताया कि वो कंपनी में एक लेजेंड हैं। सिर्फ 5 सालों में उन्होंने अपनी पूरी सोशल लाइफ कुर्बान करके एक टॉप असिस्टेंट का पद हासिल किया। लोग उन्हें कंपनी में रहने वाली महिला, एक फॉक्स, एक पागल इंसान कहते हैं जिसका इकलौता शौक काम करना है। वो तो अचानक ऑफिस के दरवाजे खुले। लंबे गहरे बालों वाली एक महिला अंदर आई। मुझे माफ़ करना, उसने कहा। मुझे थोड़ी देर हो गई क्योंकि मुझे वाइन ट्रक का इंतज़ार करना पड़ा। वो उन सबके पास से गुजरती हुई अंदर चली गई। मैं अंदर जाऊंगी। एक बैच से उसकी पहचान हुई। इन्होआ, 29 साल की। उसका लक्ष्य एड्स पाना। बाद में मीटिंग सफलतापूर्वक समाप्त हुई। उसकी टीम के सदस्य रिलीव्ड थे। हाँ, सब कुछ अच्छा रहा और आप एक अच्छी स्पीकर हैं, एक ने कहा। हम खुद से इतने अच्छे नहीं थे, दूसरे ने माना। थैंक गॉड। इन्होंने ठंडी मुस्कान के साथ उनकी ओर मुड़ी। क्या? मुझे पता था कि तुम लोग इसे करने के लिए इतने अच्छे नहीं हो। उसे डांटते हुए उसका स्वर तीखा हो गया। क्या मैं तुम्हें प्रेज करती हुई लग रही हूँ? और तो और तुमने अपने पावर पॉइंट में एक डाउनलोडेड फ्रेम का इस्तेमाल किया। ये कोई कॉलेज का होमवर्क नहीं है। और एक कंपनी क्लाइंट किनर ऑफर करता है और तुम स्पगेटी ऑर्डर करते हो। क्या ये कोई डेट है? अगर तुम्हें बेसिक सेल्स भी नहीं आती तो नौकरी छोड़ दो। हॉस्पिटैलिटी का मतलब है क्लाइंट की चाहत को पूरा करना, ना कि अपनी पसंद। क्या तुम समझे? उसके शब्द उन्हें एक शारीरिक चोट की तरह लगे। फिर उसका स्वर थोड़ा नरम पड़ा। चूंकि समय पहले ही निकल चुका है, इसे जाने दो, फिर काम पर लग जाओ। जैसे ही वो दूर चली गई तो उसने हाथ हिलाते हुए डिसमिस कर दिया। अगर तुम मुझे कर्ज करना चाहते हो तो बस मेरी पीठ पीछे करना। बिल्डिंग के बाहर उसकी दोस्त योजिन ने उसे आवाज़ दी। कैसा रहा? इन्होंने तेवर दिखाते हुए जवाब दिया। योजिन, मैं इन्होआ हूँ। जो ऑब्वियस है उसके बारे में मत पूछो। योजिन हंसी। हम एक ही समय पर आए थे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझसे आगे निकल रही हो। तुम्हें देखो, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ काम और घर है। एक रिलेशनशिप में आ जाओ। ऑफिस लव कैसा रहेगा? तुम उसे हर दिन देख सकती हो और डेट्स पर बहुत खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। योजन ने आगे कहा। तुम एक मिडिल एज्ड मैन जैसी हो। तुम्हें मस्ती करने की कोशिश करनी चाहिए। तुम अभी भी जवान हो। तुम्हें थोड़ी डेटिंग करनी चाहिए। तुम एक रिच गाय भी ढूंढ सकती हो। इन्होंने बेपरवाह होकर अपनी ड्रिंक का एक घूंट पिया। अच्छा, इसमें क्या गलत है? मैं सिंगल रहना और काम के लिए पागल रहना पसंद करती हूँ, बजाय उन स्टूपिड चीज़ों को करने के। दृश्य एक शोरगुल वाले क्लब में बदल गया जहां एक आदमी लाइव स्ट्रीम कर रहा था। हेलो दोस्तों, मैं यहाँ अपने दोस्त के बर्थडे के लिए आया हूँ। मुझे इंट्रोड्यूस करने दो। ये है मेन कैरेक्टर। उसमें कैमरा एक हैंडसम आदमी की ओर घुमाया। चैट कमेंट से भर गए। वाओ, वो कितना हॉट है। उसका नाम क्या है? उसका चेहरा देखो, ये क्रेजी है। अचानक आदमी का फ़ोन बजा। उसने एक शांत जगह पर कॉल का जवाब दिया। हाँ ग्रैंडपा, ये जीवांग बोल रहा हूँ। मैं पढ़ाई कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं पढ़ाई में इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला कि आपने कब फ़ोन किया। सॉरी। उसके ग्रैंडपा ने फ़ोन पर चिल्लाते हुए कहा। मुझे सारी म्यूज़िक सुनाई दे रही है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें इस खाली दिमाग से 3 महीने हो गए हैं? कब तक तुम ऐसे करते रहोगे? मुझे याद आया, मुझे अभी अभी एक जॉब मिली है और मुझे कल काम पर जाना है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे इस बूढ़े आदमी ने तुम्हें यहाँ लाने के लिए कितनी मेहनत की है? क्या तुम्हें मेरी विल छोड़ने की शर्त याद है? अगर तुमने मुझे फिर से अपना वो आलसीपन दिखाया तो मैं तुमसे सारे संबंध तोड़ लूंगा और तुम्हें सड़कों पर भेज दूंगा। जी वॉन्ग ने गिड़गिड़ाया। डील, और अब से मैं कंपनी में अपना बेस्ट दूंगा। मैं तुम्हें यह दिखाने के लिए एक वीडियो भी शूट करूंगा कि मैं काम करता हूँ। वाकई? हाँ। उसके ग्रैंडपा ने मान लिया। तो अब जाओ और अपार्टमेंट चेक करो। तुम्हारे पास 30 मिनट हैं। और उसके ग्रैंडपा ने उल्टी गिनती शुरू कर दी। 29 मिनट बाकी। रुको ग्रैंडपा, 1 मिनट रुको। जी वॉन्ग क्लब से दौड़ता हुआ बाहर निकला। ओ सियो जी वॉन्ग, तुम कहाँ जा रहे हो? उसके दोस्तों ने आवाज़ दी। मैं जा रहा हूँ, तुम लोग खुद से खेलो। इसी बीच इन्होआ रात में एक स्ट्रीट कॉर्नर पर खड़ी थी, थकी हुई दिख रही थी। देर हो गई है, टैक्सी क्यों नहीं मिल रही? 30 मिनट बाद आखिरकार उसे एक टैक्सी दिखी। ओह टैक्सी, मैं इतनी लकी क्यों हूँ? जैसे ही उसने हैंडल के लिए हाथ बढ़ाया, उसी समय एक आदमी के हाथ ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उसने मीठी मुस्कान दी। हे, मैंने इसे पहले पकड़ा है। उसने जवाब दिया,
मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये सच है। मैंने 1 घंटा इंतज़ार किया और ड्राइवर ने मुझे पहले देखा क्योंकि मेरे हाथ लंबे हैं। उसने पलटवार किया। तुम्हें शायद ये पता ना हो, लेकिन मैं एक बैग लिए हुए थी और उसे घुमा रही थी। उन्होंने एक दूसरे को एक टाइगर और एक लायन की तरह घूरा। अचानक आदमी ने नीचे देखा। ओह, ये 50,000 वॉन है। क्या? कहाँ? उसने ज़मीन देखते हुए पूछा। जैसे ही उसने ऊपर देखा, वो पहले ही टैक्सी में घुस चुका था और उसे एक स्मग ग्रिन के साथ हाथ हिला रहा था। आपकी जय हो, उसने पुकारा। सॉरी, लेकिन मैं पहले जा रहा हूँ। सर सर, और तेज़ चलो, उसने ड्राइवर से कहा। गुस्से में उसने जाती हुई टैक्सी पर चिल्लाया, अगली बार जब हम मिलेंगे मैं तुम्हें पे करवाऊंगी, मैं तुम्हें पे करवाऊंगी। अगले दिन ऑफिस में एक मैनेजर ने नई एम्प्लॉय का परिचय कराया। ये स्योजी वोंग है, एक नया एम्प्लॉय, और ये प्रोफेशनल एम्प्लॉय हाई इन हुआ है। वो आमने सामने खड़े थे, दोनों चुप्पी साध कर हैरान थे। स्योजी वोंग को ठंडे पसीने छूट गए, जबकि हाई इनहुआ के चेहरे पर एक अजीब, खुश, गलभग सिनिस्टर मुस्कान थी। सुबह के 5:10 पर फोन का अलार्म बजा। अपने बिस्तर पर इयोनहुआ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और मन में सोचा, 20 तारीख की सुबह का चमत्कार। वो उठी और उसने अपना रोज का काम शुरू किया। फोन पर गाइडेड मॉर्निंग मेडिटेशन। इंस्ट्रक्टर की शांत आवाज कमरे में गूंज उठी। सोचिए कि आप फूलों की क्यारी में चल रहे हैं, हम एक हरे भरे मैदान में चल रहे हैं। इयोनहुआ ने आंखें बंद कर लीं और निर्देशों का पालन करते हुए चिड़ियों की चहचहाहट और अपने चेहरे पर गर्म धूप की कल्पना करने लगी। ठीक है, सब लोग अपना चेहरा सूरज की ओर करें और उसकी गर्माहट को महसूस करें। आइए एक ऐसी चीज कहें जिसके लिए हम आभारी हैं। उसने एक लंबी सांस ली। आज का दिन अच्छा है। मैं शुक्रगुजार हूं कि मैं सुरक्षित हूं और मुझे नौकरी से नहीं निकाला गया। मैं अपनी नौकरी के लिए शुक्रगुजार हूं ताकि मैं भूखी न रहूं। लेकिन उसके शांति भरे विचार जल्द ही कड़वे हो गए। सैलरी। उसके मन का शांत नज़ारा एक काले तूफानी मंजर में बदल गया जब उसने सोचा कि उसका सारा पैसा मैनेजमेंट फीस, सेविंग्स, इंश्योरेंस और पेंशन में जा रहा है। दूसरी परेशानियां याद आते ही उसका गुस्सा और बढ़ गया। मेरी माँ ऐसी टी शर्ट बेचती है जिसे कोई भी आसानी से बना सकता है और मुझे उसे 20 लाख वॉन में खरीदना पड़ता है। कल मुझे एक टैक्सी तक नहीं मिली। रात के 1 बजे मैं 50 मिनट तक गाड़ी चलाती रही। उसका ध्यान उस आदमी की ओर गया जिसने उसकी टैक्सी चुराई थी। उसने कल्पना की कि वो मजाक उड़ाते हुए हंस रहा है। बेवकूफ़ हो क्या, ऐसी बातों पर यकीन कर लिया। फिर उसने उसे ताना मारते हुए देखा, सड़कों पर रहो, अपनी बाकी की जिंदगी ऐसे ही। उसने गुस्से में एक चीख मारी जिससे उसकी मेडिटेशन की शांति भंग हो गई। इंस्ट्रक्टर की आवाज़ उसके दिमाग में गूंजने लगी, आप अपने मन को शांत करने में नाकाम रहीं, व्यूअर। मुट्ठियां भींचते हुए वो बड़बड़ाई, अगर वो कमीना मुझे दोबारा दिख गया तो मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगी। खुद को संभालने की कोशिश करते हुए उसने गहरी सांस ली। ऐसे नहीं चलेगा, शांत हो जा। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। ये उसके मकान मालिक का 30 लाख वॉन के पेमेंट के बारे में एक मैसेज था। वो फिर से निराशा में चिल्लाई। बाद में ऑफिस में इयोनहुआ अपनी डेस्क पर बैठी थी। उसके चेहरे से गुस्सा झलक रहा था जिससे उसके साथ काम करने वाले असहज हो गए थे। उनमें से 2 बातें कर रहे थे, ये देखकर कि वो उन्हें जल्दी आने के लिए कहने के बाद खुद भी जल्दी आ गई थी। अचानक वो उनके पीछे आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर डरावने भाव थे। तुम लोग उन लोगों के सामने कैसे मुस्कुरा सकते हो जिन्हें नौकरी से निकाला जाने वाला है, उसने पूछा। चौंक कर एक एम्प्लॉय ने जल्दी से अपनी स्क्रीन बदल दी। ओ बॉस, आप आज जल्दी आ गईं, उसने हकलाते हुए कहा। उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैंने सुना है कि काम ठीक से चले इसके लिए 1 घंटा जल्दी आना पड़ता है ना? जैसे ही वो कॉफी लेने के लिए चली गई, उन्होंने राहत की सांस ली। इयोनहुआ एलिवेटर में अकेली खड़ी थी, अपनी कॉफी पी रही थी और दरवाजे बंद होने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो बंद हुए, अचानक एक हाथ बीच में आया जिसमें एक फोन था। दरवाजे फिर से खुले और एक नौजवान दिखाई दिया जो व्लॉगिंग सेटअप के साथ खुद को फिल्मा रहा था। मैं अभी अपने काम के पहले दिन एलिवेटर में हूं, उसने कैमरे से कहा। सुबह के 8:55 हो रहे थे। बिल्डिंग थोड़ी छोटी है, मैंने सोचा। इयोनहुआ की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने उसके लग्जरी स्नीकर्स और महंगी घड़ी देखी। फिर उसकी नज़र उसकी तरफ किए हुए कैमरे पर पड़ी। उसने जल्दी से अपना चेहरा अपने कॉफ़ी कप से छिपा लिया। तुम अभी क्या शूट कर रहे हो, उसने पूछा। उसने मासूम बनने का नाटक करते हुए उसकी ओर देखा। ओहे, क्या आप मुझे कह रही हैं? मैं ये व्लॉग फिल्मा रहा हूं, उसने पलटकर कहा। क्या मैंने पूछा कि ये व्लॉग है? मैंने पूछा कि तुम मुझे क्यों फिल्मा रहे हो? तुम सच में अजीब हो।
फिर वो एक बेचारे जैसा चेहरा बनाकर अपने कैमरे की तरफ मुड़ गया। सीरियसली, आज मेरा पहला दिन है और वो मुझे इस तरह डांट रहे हैं, लेकिन मैं ठीक हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गुस्से में उसने आदेश दिया, कैमरा बंद करो। तुमने मेरे चेहरे को अपने कंटेंट के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त किसने दी? वो चिल्लाई। लेकिन वो बस अपने कैमरे को देखकर प्यार से मुस्कुराया। दादाजी, मुझे लगता है ये वही सोशल लाइफ है जिसके बारे में आप हमेशा बात करते थे। ये बहुत कुछ सीखने जैसा है। मैं बाद में ऑफिस में फिल्मांकन जारी रखूंगा। इयोन हुआ ने झुंझलाकर आह भरी। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। अब खुश हो? अचानक उसे कुछ याद आया, उस आदमी का घमंडी चेहरा जिसने उसकी टैक्सी चुराई थी, जो जाते हुए हाथ हिला रहा था। ये वही था। तुम? वो हकलाई। उसने खाली नज़रों से उसे देखा। जी? क्या आप मुझे नहीं जानती? वो टैक्सी? उसने अपनी स्वर ऊंची की। मुझे याद है, कल तुमने एक टैक्सी चुराई थी। ये एक प्रैंक है ना? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? वो सच में कंफ्यूज लग रहा था। हे, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। वो रुका, फिर उसकी आंखें चमक गई जैसे उसने पहचान लिया हो। ओह, क्या आपने मुझे कल क्लब में देखा था? हमारी पार्टी? वो करीब आया। मुझे माफ करना, लेकिन प्लीज इसके बारे में बात मत करना, अफवाह फैल सकती है। वो गुस्से से अवाक रह गई। नहीं, तुमने टैक्सी ली और मेरा मजाक उड़ाया। उसने उसकी बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। क्या आप बिगिनर हैं? मैं भी नया हूं। उसने उसे आंख मारी। ठीक है, क्या हम इस समय शांति से बात करें? जैसे ही वो गुस्से से फटने वाली थी, एलिवेटर के दरवाजे खुल गए। एक सीनियर एग्जीक्यूटिव वहां खड़ा था। ओह, क्या आप लोग पहले ही एक दूसरे से मिल चुके हैं? उसने खुशी से कहा। ये हैं सेओ जी वोंग, नए एम्प्लॉय, और ये हैं प्रोफेशनल एम्प्लॉय हा इयोन हुआ, इनकी सीनियर। जी वोंग को पसीना आने लगा जब प्रेसिडेंट ने आगे कहा, आप मिस हा से बहुत कुछ सीखेंगे, है ना? फिर प्रेसिडेंट ने इयोन हुआ से कहा, मैंने पहले से ही मीटिंग रूम तैयार करवा दिया है। उसने सुन होकर सिर हिलाया। प्रेसिडेंट चले गए और एलिवेटर का दरवाज़ा बंद हो गया और वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई। आखिरकार जी वोंग ने चुप्पी तोड़ी। पहले जो हुआ उसके लिए मुझे खेद है। इयोन हुआ ने नीचे देखा और सपाट आवाज में कहा, तुम्हारे स्नीकर्स के फीते बंधे नहीं हैं। जी? उसने अपने जूतों की ओर देखते हुए पूछा। जब उसका ध्यान भटक गया, वो उसके करीब झुकी। उसकी आवाज में जहर भरा था। तुम्हारा स्वागत है। जी वोंग सुन्न पड़ गया। उसकी जाती हुई टैक्सी पर चीखने की याद उसके दिमाग में कौंध गई। उसने ऊपर देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मीठा भाव था। चलो अब से अच्छे से रहते हैं, उसने फुसफुसाया। क्या तुम अब मेरे साथ काम करने के लिए रखे गए हो? अगले एपिसोड के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक आलीशान ऑफिस में जी वोंग के दादाजी अपने असिस्टेंट से एक रिपोर्ट सुन रहे थे। असिस्टेंट ने कंफर्म किया, जैसा आपने कहा था वैसा ही किया गया है, लेकिन दादाजी की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, क्या वो बच्चा किसी तरह काम पर आने से बच रहा है या फिर किसी भिखारी की तरह अजीब कपड़े पहनकर आया है? कुछ तो बोलो। माथे से पसीना पहुंचते हुए असिस्टेंट ने जवाब दिया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और उसके काम के कपड़े फॉर्मल और साफ सुथरे हैं। फिर उसने पूछा, क्या मुझे कार्ड को पेंडिंग स्टेटस में रखना चाहिए? दादाजी ने मजबूती से सिर हिलाया। बिल्कुल, मैंने उस नालायक से कहा था कि उसे अपने खर्चे खुद उठाने होंगे। मैं उसे अकेला छोड़कर बहुत परेशान था, लेकिन मुझे उस पर नज़र रखनी होगी। असिस्टेंट के जाने के बाद दादाजी अपने सोफे पर आराम करने लगे और फिर अपनी मेज से एक रेज्यूम उठाया। वो इयोन हुआ का था। इस बीच कंपनी में वापस इयोन हुआ खुद एक रेज्यूम देख रही थी, सेओ जी वोंग का। उसके चेहरे पर शक साफ दिख रहा था। वो सोच रही थी कि कैसे इस नए एम्प्लॉय को बिना किसी नोटिस के काम पर रख लिया गया। उसे उसके सलीके से बने बाल, महंगी घड़ी और डिज़ाइनर स्नीकर्स याद आए, ऐसी चीज़ें जो एक नॉर्मल सैलरीड आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। उसे पक्का यकीन था कि वो किसी अमीर परिवार से आया है। जी वोंग ने उसकी सोच में खलल डालते हुए पिछले दिन हुई हर बात के लिए माफ़ी मांगी। इयोन हुआ ने उसकी माफ़ी को नज़रअंदाज कर दिया। चूँकि हमें कंपनी में है तो हमें अपनी पिछली मुलाकात को भूल जाना चाहिए। यहाँ हमारी ये पहली मुलाकात है। वे एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे और उसने उसका रेज्यूमे उठाया हुआ था। तुम्हारा रेज्यूमे देखकर तो लगता है कि इसमें कुछ खास नहीं है, उसने व्यंग्य से कहा। तुम्हारा एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है, लेकिन तुम्हारा जीपीए 2.6 है। लगता है तुमने स्कूल में बहुत मज़े किए हैं। उसने बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा कि क्या उसके पास कोई ऐसी स्किल्स हैं जिनसे कंपनी को फ़ायदा हो।
उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया, अगर आप मुझे सिखाएंगी तो मुझे यकीन है कि मैं जल्दी सीख सकता हूँ। इसके अलावा मुझे एक एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला है, वो पिछले पन्ने पर है। यौन हुआ ने उसे ठंडी नज़रों से देखा। तो तुम्हारा मतलब है कि यहाँ कुछ भी काम का नहीं है? ये तो बिल्कुल खाली है। उसने मुस्कुराते हुए हामी भरी, हाँ ये खाली है। फिर उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या था? वोंगडे है। उसने विनम्रता से उसे ठीक किया, नहीं मेरा नाम सेओ जीवोंग है। फिर उसने उससे सवाल किया, तुम्हें पता है हम क्या करते हैं? उसने सही जवाब दिया कि वे एडवर्टाइजर्स और प्रोडक्शन के बीच की दूरी को खत्म करते हैं। उसने सिर हिलाया और फिर उनके काम की एक भयानक तस्वीर पेश करना शुरू कर दिया। यहाँ तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस होगा। यहाँ की ज़िंदगी में बस सॉरी ही बोलना पड़ता है। तुम्हें तब भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी जब तुम्हारी गलती ना हो, और जब मन ना हो तब भी दिलचस्पी दिखानी होगी। जीवोंग की मुस्कान फीकी पड़ गई। वो आगे की ओर झुकी, उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी। अगर कोई प्राकृतिक आपदा भी आ जाए तो तुम्हें ऐसे माफ़ी मांगनी होगी जैसे ये तुम्हारी गलती हो, उसने चेतावनी दी। अगर ये तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हें अभी नौकरी छोड़ देनी चाहिए। युवन हुआ खड़ी हुई और उसे उसका पहला काम दिया, अपने इंटरव्यू का प्रैक्टिकल टेस्ट मेरे ईमेल पर भेजो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने एक टीचर के रूप में काम किया है, यहाँ का काम अलग है। वो बड़बड़ाया, मैं तो टीचर भी नहीं बन पाया। उसने उसे नज़रअंदाज किया और एक डेस्क की ओर इशारा किया और एक बार फिर उसका नाम गलत लिया। वेल, सेओ वोंगडे, यहाँ बैठो। फिर उसने उसे उसके डेस्क मेट से मिलवाया। हेलो, अब से आप वोंगडे के सहकर्मी हैं ली वोंग। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ी, जीवोंग ने जल्दी से पूछा, आज मुझे क्या करना है? वो रुकी और एक डरावनी मुस्कान के साथ पीछे मुड़ी। जहां हो वहीं रहो, जब तक तुमसे कोई संपर्क न करे तब तक वहीं बैठे रहना। वो ये कहकर चली गई और जीवोंग पूरी तरह से घबरा गया। मैं तो गया काम से, उसने सोचा। जैसे ही इयोन हुआ हॉल से गुजर रही थी, एक अकाउंट एग्जीक्यूटिव ने उसे आवाज़ दी, लेकिन वो इस तरह गुजर गई जैसे वो वहां था ही नहीं। जीवोंग अपने खाली मॉनिटर को घूरता रहा। उसने ली वोंग से कोई काम देने के लिए पूछने की कोशिश की, लेकिन जवाब में सिर्फ नहीं मिला। फिर उसने पूछा कि क्या वो कॉफ़ी पी सकता है, म्यूज़िक सुन सकता है या घर भी जा सकता है, और उसे केवल बेपरवाही से हाँ में जवाब मिला। उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा था। वो अपनी कुर्सी पर ढीला होकर बैठ गया, जैसे ये एक तरह की सज़ा हो। एक पल के लिए उसने इस्तीफा देने का सोचा, लेकिन फिर उसके दादाजी की गुस्से वाली आवाज़ उसके दिमाग में गूंजी, चुपचाप काम कर इंसान, मैं तुझसे सारे रिश्ते ख़त्म कर दूंगा। हारा हुआ जीवोंग अपनी डेस्क पर उदास बैठा था। तभी प्लानिंग टीम 1 का एक आदमी ली वोंग के पास आया और ज़ोर ज़ोर से इयोन हुआ के लोगों को नज़रअंदाज करने की शिकायत करने लगा। जीवोंग ने उधर देखा और मन ही मन सोचा, मेरी किस्मत इतनी ख़राब क्यों है?